सबसे पहले हमारे सभी श्रोताओं का हमारे आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि वोकेशनल प्रोग्राम का अभी टाइम है और हम आज कवर करेंगे हमारा ब्यूटी थेरेपी का कोर्स। ये कोर्स जैसे कि आप जानते ही हैं हमारा एक स्टैंड अलोन पाठ्यक्रम है, साथ ही साथ ये एक व्यावसायिक स्ट्रीम के तौर पर भी आपके लिए उपलब्ध है। और दोस्तों, अभी जो समय चल रहा है उसमें ये जो हमारा कोर्स है वो मूक्स कोर्स के तौर पर हमारे स्वयं प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है, जहां पर आप इससे संबंधित सभी वीडियोस देख सकते हैं, पीपीटीज उपलब्ध हैं और सारे लेसन्स वहां पर हैं, क्विजेज हैं, उनको आप सॉल्व कर सकते हैं और आपके लिए अपनी लर्निंग को बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हमारे जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्यस्थल की तैयारी एवं रखरखाव। किस तरह से हमें अपने एक असिस्टेंट ब्यूटिशियन होने के नाते, एक ब्यूटिशियन के तौर पर हमें किस तरह से अपने कार्यस्थल की देखभाल करनी है, अपने पार्लर को का मेंटेनेंस करना है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं श्रीमती जसमीत कौर, जो कि ब्यूटी कंसल्टेंट हैं गाजियाबाद से। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम, आज आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से मैम ब्यूटी थेरेपी के इस कोर्स में जो हमारे लर्नर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो जब अपना काम करने के लिए आगे आते हैं, अपने काम आगे बढ़ते हैं, अपना पार्लर खोलते हैं, तो किस तरह से वो अपने कार्यस्थल को मेंटेन करें, किस तरह से वो एक पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करें ताकि उनके पास जो उनका कार्य है वो आगे बढ़ सके। जी, मैं जसमीत कौर आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। आज ब्यूटी थेरेपी के पाठ्यक्रम में हम कार्य क्षेत्र के रखरखाव के टॉपिक को कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि आधुनिकीकरण के इस युग में जहाँ हर क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, वहीं ब्यूटी कल्चर में भी ब्यूटी कल्चर के क्षेत्र में सफलता के शिखर पर पहुंच चुका है। आज ब्यूटी कल्चर का उद्योग एक अति प्रगतिशील उद्योगों में सम्मिलित है। यदि हमारे शिक्षार्थियों के मन में कभी यह विचार आता हो कि इस क्षेत्र में हम कितने और कैसे सफल होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए असीमित स्कोप है। वे चाहें तो एक वर्कर की तरह से किसी भी सैलून में कार्य कर सकते हैं या फिर खुद अपना ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, यानी कि फोन पर अपॉइंटमेंट लिए और घर जाकर काम कर सकते हैं। इस डोर टू डोर सर्विस करने में उन्हें बहुत फायदा है कि सैलून में लगने वाली इन्वेस्टमेंट से वो बच सकते हैं। आजकल लोग मेकअप का कोर्स करके एज अ मेकअप आर्टिस्ट फ्रीलांसिंग का काम बहुत ही सफलता के साथ कर रहे हैं। और यदि आप में आगे बढ़ने में आप सक्षम हैं, तो मेकअप मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्मेटिक सर्जरी आदि बहुत ऊंचे क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में आप कामयाब हो सकते हैं। यह तो वही इस क्षेत्र में कि आप क्या क्या कार्य कर सकते हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय है कि यदि हम खुद का सैलून खोलना चाहते हैं, तो उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें कुछ खास इसकी तैयारी भी जरूर करनी होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी सैलून की पहली प्रायोरिटी होती है वहाँ की प्राइवेसी। वहाँ दी जाने वाली प्रत्येक सर्विस के लिए आपको अलग अलग सेक्शन बनाने होंगे जिसमें क्लाइंट कंफर्टेबल फील कर सके। साथ ही उस सर्विस की रिगार्डिंग सभी सामान को वहां सही प्रकार से अरेंज करना होगा, जिससे सर्विस देते समय आपको कोई असुविधा ना हो। आज हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 4 महत्वपूर्ण सेक्शन या विभागों की बात करेंगे, जिससे हमारे छात्रों को अधिक से अधिक जानकारी मिल सके कि किस प्रकार से इन सेक्शन को उन्हें बनाना है और किस प्रकार से वहां पर बिना किसी असुविधा के कार्य करना है। हमारा सबसे पहला सेक्शन होता है अनावश्यक बालों को हटाना, जिसकी 3 प्रमुख सबसे अधिक करवाई जाने वाली सर्विसेज हैं, थ्रेडिंग, वैक्सिंग एंड ब्लीचिंग। आमतौर पर आपने भी देखा होगा कि हर महिला आईब्रोज बनाने में रुचि रखती है, इसलिए यह सेक्शन एंट्रेंस या रिसेप्शन के तुरंत बाद होना जरूरी है। इस एरिया को बेहद सुंदर व साफ सुथरा बनाकर रखें। थ्रेडिंग के लिए सभी जरूरी सामान आप काउंटर टेबल पर सामने ही रखें, जैसे थ्रेड, 40 नंबर का, ट्वीजर, सीजर, पाउडर, कॉटन, एस्ट्रिंजेंट, हेड बैंड, मॉइस्चराइजर आदि।
एक कंफर्टेबल चेयर व एक बहुत ही नीट एंड क्लीन मिरर होना इसमें बहुत आवश्यक है। ये सभी छोटी छोटी चीजें क्लाइंट पर बहुत अच्छा प्रभाव डालती हैं। ऐसा नहीं कि थ्रेडिंग करते समय आपको सामान लेने इधर उधर घूमना पड़ रहा है, ये काफी नकारात्मक रवैया होगा। इसके साथ थ्रेडिंग के साथ साथ हमारी दूसरी सर्विस है वैक्सिंग। वैक्सिंग चेहरे की, लेग्स की, आर्म्स की या फुल बॉडी वैक्सिंग कुछ भी हो सकती है। इसके लिए क्लाइंट को लेटाने के लिए एक स्पेशल चेयर या फिर एक काउच होना आवश्यक है। साथ ही इस सर्विस में प्राइवेसी बनाए रखने के लिए कर्टन या फिर पार्टीशन का आप सहारा लें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा मुख्य बिंदु है कि वैक्सिंग करते समय कोई भी क्लाइंट, अगर कोई और क्लाइंट आपके साथ ब्लीच या थ्रेडिंग कराने आ जाए तो आप उन्हें वहां पर वेट तो नहीं करवा सकते और ना ही वैक्सिंग की सर्विस को रोक सकते हैं। इसलिए ये पार्टीशन बहुत आवश्यक है ताकि दूसरा कस्टमर साथ की चेयर पर बैठ सके। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से आपका व आपके सैलून का एक बहुत ही बेहतरीन प्रभाव क्लाइंट पर पड़ता है, जिससे आपका काम का नाम दोनों बढ़ेंगे। साथ ही इस एरिया में वैक्स हीटर, हॉट एंड कोल्ड वैक्स, डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स, टॉवल, एस्ट्रिंजेंट, स्पैचुलास, पाउडर आदि सभी सामान व्यवस्थित करके रखें। इसी प्रकार से थ्रेडिंग व वैक्सिंग के साथ ही यहाँ पर ब्लीच की प्रक्रिया भी इसी पोर्शन में दी जाती है। तो एक अतिरिक्त चेयर ब्लीच के लिए आप जरूर रखें ताकि आराम से ये प्रक्रिया किसी चेयर पर ही की जा सकती है। इसके लिए एक ट्रॉली में अलग अलग प्रकार की ब्लीच क्रीम्स आप रख सकते हैं। आइस पैक, क्योंकि ब्लीच के बाद एक ठंडा पैक लगाना जरूरी होता है। कोल्ड वाटर, सिर पर लगाने की पट्टी और डिस्पोजेबल टिश्यूज आदि करीने से सजा कर रखें। आज के समय में हाइजीन के पर्पज से सभी लोग यूज करना चाहते हैं टिश्यू पेपर। टॉवल्स का प्रयोग अब कम होता जा रहा है। यह इन्फेक्शन से बचने के लिए भी जरूरी है। तो आप डिस्पोजेबल टिश्यूज इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कार्य करने के साथ साथ नए तरीकों को भी अपनाना जब सफल व्यवसाय की एक कुंजी है। तो ये हुआ हमारा पहला सेक्शन, जिसमें हम अनावश्यक बालों को हटाने की सारी सर्विसेज देते हैं। अब हमारा दूसरा सेक्शन हमें तैयार करना होगा, जिसमें मैनिक्योर व पेडिक्योर, यानी हाथों व पैरों को साफ करना व उन्हें सजाना। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। हाथों व पैरों की सुंदरता बढ़ाना, आजकल इस सर्विस का प्रचलन बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समय पहले तक कुछ ही लोग इस सर्विस को लेते थे, परंतु अब ऐसा नहीं है। मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूंगी कि रिसर्चेस से यह पता चलता है कि जब हम किसी के व्यक्तित्व का आंकलन करते हैं या किसी भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को हम उसको ध्यान से देखते हैं तो अनकॉन्शियसली हम उनके पैरों को जरूर देखते हैं। सिर्फ चेहरे को सजा लेना व पैरों को अनदेखा करना, हाथों व नाखूनों का ध्यान न रखना एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं मानी जाती। पर्सनालिटी या व्यक्तित्व केवल एक चेहरा ना होकर आपका समूचा व्यक्तित्व, आपके बाल, आपके हाथ पैर, आपकी चाल ढाल, आपका बोलचाल का तरीका, इन सभी का मिश्रण है। हमारे स्टूडेंट्स ने ब्यूटी थेरेपी के इस लेसन में पेडिक्योर व मैनिक्योर के लिए सभी उपकरणों व सामानों की जानकारी भी ली होगी। चलिए एक बार फिर से इसे दोहरा लेते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक पेडिक्योर व मैनिक्योर चेयर। यह बाजार में आसानी से उपलब्ध है। अति आधुनिक होने के कारण इसमें पानी का टब या उसमें गर्म करने के लिए हीटर आदि सभी कुछ उपलब्ध होता है। इसके साथ ही टॉवल्स, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अमोनिया, हाथों पर पैरों पर लगाए जाने पैड्स होते हैं, क्रीम्स होती है मसाज के लिए, लोशन और मैनिक्योर पेडिक्योर किट। इसके साथ ही आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखेंगे कि जब हम नेल्स की ज्यादा सफाई करते हैं तो कभी कभी इसमें ब्लीडिंग आ जाती है। उसके लिए आप एलन सोल्यूशन या कोई डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन का प्रयोग भी अवश्य करना चाहिए आपको। एक चीज और बताना चाहूंगी, आजकल नेल आर्ट का बहुत अधिक प्रचलन है। आप चाहें तो नेल आर्ट का प्रशिक्षण लेकर इसकी सर्विस भी पेडिक्योर और मैनिक्योर सेक्शन में कर सकते हैं। इस
सर्विस में साफ सफाई का खास ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नेल कटिंग करते समय कभी कभी स्किन छिल जाती है या कभी कभी नाखूनों से खून भी आ जाता है। इन सभी इंसिडेंट्स के लिए आप खास इंतजाम रखें। एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसे हमारे छात्र अच्छे से ध्यान में रखें या नोट करें कि पेडिक्योर करते समय डायबिटिक पेशेंट का उनके नाखून काटते समय खास ख्याल रखें। स्किन या नाखून ज्यादा न कट जाए वरना प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि सभी जानते हैं कि डायबिटिक लोगों के अगर छोटा सा भी घाव हो जाए और वो खासकर पैरों में हो तो वो बहुत अधिक बढ़ सकता है और उसके लिए आपको आपका नाम भी खराब हो सकता है, आपके सैलून की बिल कम हो सकती है। तो इसके लिए जरूरी है क्लाइंट से पहले इसकी जानकारी ले लें कि कहीं उन्हें डायबिटीज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही उनका बहुत खास ख्याल रखते हुए उनका ट्रीटमेंट है। इस सेक्शन को फूलों द्वारा सजाकर रखें, उसकी सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। पेडिक्योर व मैनिक्योर करने के बाद इनके सभी उपकरणों और औजारों को डिसइंफेक्टिंग करना भूलें नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी चेयर को, वाटर टॉप को, मैनिक्योर सभी कुछ इसमें सम्मिलित है। प्रत्येक सर्विस के बाद सभी टॉवल्स को धोने के लिए डालें, उन्हें डिसइंफेक्ट अवश्य करें। बहुत से क्लाइंट हमारे इसलिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते। स्वच्छता का ध्यान किस लिए जरूरी है? ताकि इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि हमारे पार्लर में एक के बाद एक क्लाइंट आते हैं, सबकी स्किन अलग अलग तरीके की है, सबका स्किन और टेक्सचर जो है स्किन का वो अलग अलग है, किसी को बीच में कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है। कभी कभी क्लाइंट अपनी इन्फेक्शन के बारे में हमें नहीं बताता, तो इसके लिए आपको खुद ही ध्यान रखना है और हर बार अपनी चेयर को, टॉवल्स को, सभी उपकरणों को आपको डिसइंफेक्ट करना है। तो ये तो हुआ हमारा दूसरा सेक्शन। अब हम तीसरे सेक्शन पर चलेंगे। तीसरा हमारा सेक्शन है त्वचा की देखभाल और मेकअप। अब ये तीसरा सेक्शन हमारा बहुत ही आकर्षक सर्विसेज है। इसके अंदर स्किन केयर में आप क्लाइंट को क्लीन अप देते हैं अलग अलग तरीके के और बहुत प्रकार के आप फेशियल्स भी करते हैं। इस सेक्शन में अलग अलग प्रकार की त्वचा या उम्र के अनुसार किए जाने फेशियल्स की एक लिस्ट अवश्य लगाएं, जिससे क्लाइंट को चुनाव करने में आसानी हो। साथ ही जिन क्लाइंट्स को ज्यादा नॉलेज नहीं होती उन्हें आप आसानी से सुझाव दे सकते हैं। जैसे कि किसी की उम्र ज्यादा है तो आप उन्हें एंटी एजिंग फेशियल कराने के लिए कहें, किसी के चेहरे पर अगर मुहासे हैं तो उन्हें सुझाव दें कि आप एंटी एक्ने ही कराएं। इसी प्रकार धूप में झुलती हुई या सांवली हो गई त्वचा के लिए एंटी टैन ट्रीटमेंट, ये सभी स्किन के ट्रीटमेंट्स हैं। बाकी नॉर्मल स्किन वालों के लिए फ्लो फेशियल है, ग्लो फेशियल है, ये सभी नॉर्मल स्किन वालों पर आप दे सकते हैं। साथ ही ब्राइडल के लिए एक खास फेशियल अवश्य रखें जिससे कस्टमर आकर्षित हो सके। वैसे भी ब्राइडल अब हमारे जीवन का एक बहुत ही मुख्य दिन होता है, तो इसके लिए आपको एक खास फेशियल की सुविधा अपने सैलून में जरूर देनी चाहिए। फेशियल के लिए एक काउच होना बहुत जरूरी है जिस पर एकदम साफ चादर बिछी हो, पिलो पर एक टॉवल व हेडबैंड रखें। साथ ही क्लाइंट के लिए ड्रेप, डिस्पोजेबल टिश्यूज, कॉटन, क्लेंजिंग मिल्क, लोशन, जेल, क्रीम, टोनर और डिफरेंट टाइप्स के पैक उनकी त्वचा के अनुसार इन सभी चीजों का आप अरेंज करें। एक स्टीमर और ब्लैक हेड रिमूवर इसमें अनिवार्य है। यह फेशियल के एक आवश्यक औजार भी है। स्किन केयर के अंतर्गत ही मेकअप के लिए भी एक अलग सेक्शन या पार्टीशन किया जाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि आप कर्टन की सहायता से भी इस स्थान को अलग कर सकते हैं। यहाँ आपको रूटीन मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप के अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्रांड या डिफरेंट प्राइस के मेकअप के लिए कॉस्मेटिक्स चाहिए होगा। साथ ही फाउंडेशन बहुत अलग अलग रंगों के, क्योंकि अलग अलग त्वचा है हमारी, किसी की बहुत सांवली, किसी की बहुत फेयर, किसी की सामान्य गेहुआ रंग, उसके अकॉर्डिंग आपको फाउंडेशन के कलर अरेंज करने हैं। मेकअप किट, आईलाइनर, आई शेडो किट, आईब्रो पेंसिल इत्यादि सभी सामान आपको करीब से सजा कर रखना है। साथ ही आजकल हाई फैशन मेकअप के लिए हाईलाइटर्स, ग्लिटर्स,
आर्टिफिशियल आईलैशेस भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगी कि सीखे गए काम पर अब टिक ना रहें कि हमने एक कोर्स किया था, उसमें पढ़ा था, अब हम जीवन भर उसी तरीके से काम करेंगे। नए नए आविष्कार व प्रकार मेकअप में नित्य नए आते रहते हैं। हर समय कुछ नया हो रहा है। इंटरनेट के द्वारा वर्कशॉप के थ्रू इन सभी नई नई ट्रिक्स को सीखें, इन्हें अपने सैलून में यूज करें। इसके साथ ही एलर्जिक स्किन वालों के प्रति बहुत सावधान रहें। कई बार ऐसा होता है, इसे हम कॉस्मेटिक डर्मेटाइटिस के नाम से जानते हैं। कुछ लोग मेकअप प्रसाधन के प्रति काफी सेंसिटिव होते हैं। किसी भी प्रकार का फाउंडेशन या कोई मेकअप लोशन उनके लगाते ही उन्हें कुछ रेडनेस, खुजली या दाने होने की शिकायत रहती है। ऐसे स्किन को पहचाने और कस्टमर से पहले ही बात कर ले कि उन्हें किसी प्रकार के मेकअप से कोई एलर्जी तो नहीं। अगर वो बताते हैं कि उन्हें एलर्जी है तो पहले तो उन्हें बहुत गहन मेकअप ना कराने की सलाह दें। पर परंतु कभी कभी क्लाइंट की बहुत इच्छा होती है कि मेकअप करवाना ही है, हमारे घर में फंक्शन है या कोई फेस्टिवल है, तो आप उस समय बहुत समझदारी से काम लेंगे। और ध्यान रहे, चेहरे की स्किन को समझना है आपको। स्किन को साफ करें, एस्ट्रिंजेंट टोनर से पोर्स को ब्लॉक करें और केवल कॉम्पैक्ट लगाएं। लिक्विड फाउंडेशन से बचें। लिक्विड फाउंडेशन स्किन के अंदर पहुंचकर उनको हार्म कर सकता है। इसके साथ ही आप आई मेकअप बहुत अच्छा कर सकते हैं। इतना काफी है। क्लाइंट को चेंज भी लगेगा और उन्हें बहुत अच्छा भी महसूस होगा कि एक तो उन्हें प्रॉब्लम थी एलर्जी की, लेकिन फिर भी यहाँ पर आकर, आपके पास आकर आपने उन्हें कुछ चेंज करने का मौका दिया, तो बहुत ही अच्छा प्रभाव आपका पड़ेगा। और साथ ही आपने उन्हें ज्यादा मेकअप करने से मना भी किया। इससे आप उन्हें, क्लाइंट की ये एक फीलिंग आती है कि यहाँ पर काम कराना मेरे लिए बहुत सही है, मुझे सही सलाह मिल गई है, यहाँ पर मेरे साथ धोखा नहीं है। तो ये हमारा तीसरा सेक्शन था जिसमें हमने स्किन की केयर और मेकअप का सेक्शन हमने रखा। इसके साथ ही हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन एक अलग से हमें बनाना होता है, जो है हेयर केयर व हेयर स्टाइलिंग और कटिंग का सेक्शन। वो बहुत ही रूटीन में कराई जाने वाली सर्विस है। इस सेक्शन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं और इसी के अकॉर्डिंग आपको उपकरण व औजारों को आपको अरेंज करना होता है। यहाँ पर आप अपने कस्टमर्स को हेयर ट्रिमिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, डिफरेंट स्टाइल कटिंग करते हैं, बालों में मसाज करना, शैम्पू करना, हेयर डाई लगाना, हेयर कलरिंग करना आदि बहुत सारी क्रियाएं की जाती हैं। सबसे पहले हेयर कटिंग चेयर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। यह एक अलग तरीके की चेयर होती है जो फेशियल या ब्लीच की चेयर से बिल्कुल अलग है। इसमें बैठने की जो पीठ का स्थान है वो बहुत छोटा होता है, जिस पर सीधा बैठकर लंबे छोटे कैसे भी बालों को आराम से ट्रिम किया जा सकता है। और एक कटिंग शीट, डिफरेंट आपको एक कटिंग शीट से गुजारें या 3-4 कटिंग शीट रखिए, क्योंकि एट ए टाइम 2 या 3 क्लाइंट को भी आपको अटेंड करना पड़ सकता है। कुछ शीट्स आप शैम्पू के लिए रखें, कुछ कटिंग के लिए। स्प्रे बॉटल, बालों को गीला करने के लिए स्प्रे बॉटल की जरूरत पड़ेगी आपको। और डिफरेंट टाइप की कंघियां आपको चाहिए, जिसमें तेल कॉम्ब है, बालों को संवारने की कॉम्ब है, हेयर ड्रायर बालों को सुखाने के लिए, साथ ही उनको स्टाइल देने के लिए। कभी कभी आपको ब्लो ड्रायर करना होता है, जिससे बालों को सेटिंग दी जाती है। उसके साथ सेक्शन क्लिप, अपने बालों को डिफरेंट स्टाइल देने के लिए, उन्हें अरेंज करने के लिए। कई प्रकार की कैंचियां होती हैं, जिसमें बारीक कैंची है ना, दांतों वाली कैंची, और सामान्य ट्रिमिंग करने के लिए कैंचियां होती हैं, और हेयर ब्रशेस, इन सब सामानों की आपको जरूरत पड़ेगी। साथ ही हेड वॉश के लिए शैम्पू बेसिन अनिवार्य है। अलग अलग प्रकार के बालों के लिए आपको वहाँ थोड़े से अलग अलग तरीके के शैम्पू व कंडीशनर भी अरेंज करने हैं। कंडीशनिंग और शैम्पू आप बालों की प्रकृति के अनुसार चुनाव करेंगे क्लाइंट से। अगर ड्राई बाल हैं, नॉर्मल बाल हैं, बहुत फ्रीजिंग है या फिर बहुत ज्यादा ऑयली है, इसके लिए आप अकॉर्डिंगली अपने शैम्पू का चुनाव करें, तो बाद में देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा।
इसके साथ ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के हेयर स्टाइल्स के लिए भी इसी में सेक्शन बनाया जाता है। इसके लिए आपको कर्लिंग रॉड, रोलर, हेयर पिन, हेयर जेल और हेयर स्प्रेज, ये सब चीजें करीने से सजा के रखनी होंगी। कुछ ट्रॉलीज रखिए, ट्रॉलीज के अंदर एक एक ट्रॉली में एक में सिर्फ हेयर पिन रखिए, एक में हेयर जेल और स्प्रेज पड़े हों, एक में कर्लिंग रॉड, हेयर ड्रायर, ये सब सामान करीने से पड़ा है कि जब जिस सामान की आपको जरूरत है तुरंत आप उठाकर वहां पर आप काम कर सकें। इसके साथ ही आर्टिफिशियल बन, हेयर एक्सेसरीज, बालों को सजाने के लिए डेकोरेटिव ज्वेलरी आपके पास बहुत प्रकार की होनी बहुत आवश्यक है। वैरायटी होने से क्लाइंट को चुनाव करने में सहायता मिलती है, क्योंकि हर क्लाइंट का टेस्ट एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग बहुत सिंपल चीजें पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत डेकोरेटिव चीजें पसंद करते हैं। तो जब आपके पास वैरायटी होगी, आप उन्हें दिखा सकेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत इजीली चुन लेंगे। साथ ही आप तरह तरह के हेयर स्टाइल की पिक्चर्स अपने पार्लर में लगा सकते हैं कि कुछ जोड़े 10-12 जोड़ों के पिक्चर्स बना के, साथ ही उसके प्राइस लिस्ट भी। यह तरीका कस्टमर के लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है। इससे आपको भी बहुत आराम रहेगा। इजीली क्लाइंट ने अपना हेयर स्टाइल चूज किया, साथ ही उसको अगर प्राइस ज्यादा लगा तो वो कोई और हेयर स्टाइल चूज कर सकता है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनसे आप, अगर अपने सेक्शंस को आप इस तरीके से कैरी करेंगे तो आप इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के बाद जब आप अपना पार्लर खोलेंगे या सैलून खोलेंगे तो बहुत बेहतर काम कर पाएंगे। तो अभी हमने बात की सैलून के 4 महत्वपूर्ण सेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे सैलून में यूज किए जाने वाले टूल्स व इक्विपमेंट की देखभाल के बारे में, क्योंकि यही टूल्स और इक्विपमेंट्स हैं जिनके द्वारा हमें कार्य करना है, तो इनका रख रखाव बहुत आवश्यक है। प्रत्येक सर्विस के बाद टूल्स को साफ करना अनिवार्य है, तो चाहे वो प्रेसिंग मशीन हो, चाहे आपका ड्रायर हो या कोई और टूल हो या पेडिक्योर मैनिक्योर की किट हो। इसके लिए आप डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन या सोप का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ औजारों को स्टेरलाइज करना पड़ता है, जैसे ब्लैकहेड रिमूवर और पेडिक्योर के टूल्स, क्योंकि ये हमारी स्किन के साथ टच होते हैं, तो इन्हें स्टेरलाइज करना दिन के अंत में आप इन सभी टूल्स को स्टेरलाइज अवश्य करें। अब आते हैं मेकअप ब्रशेस, स्पॉन्जेस, स्पेचुला जैसे इसके अंदर हमारा नाइफ हो गया जिससे हम वैक्स लगाते हैं, ब्लीच के लिए हम प्लास्टिक के स्पेचुला का प्रयोग करते हैं, फेस पैक्स के लिए करते हैं। इन सभी को धोकर इस टॉवल से सुखाकर तब रखें। कई प्रकार के एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट के विषय में आपकी पुस्तक में बताया गया है, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें, जैसे बोरिक एसिड, फिनॉइल, आयोडीन आदि। इनमें से किसी एक के साथ भी आप अपने औजारों व उपकरणों को साफ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को ध्यान से साफ करें, उन्हें आप बहुत ज्यादा गीला ना कर लें वरना वे खराब हो सकते हैं और इसमें खराब होने के साथ साथ आपको नुकसान भी दे सकते हैं। करंट आदि लगने का डर रहता है, जैसे इलेक्ट्रिक रॉड है, आपका वैक्स हीटर है और हेयर ड्रायर है। इन चीजों को कपड़े को गीला किया आपने, उसे अच्छे से नीचे तक सब उससे साफ करें। स्वच्छता आपके और आपके क्लाइंट दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। सैलून में कभी भी ऐसा तो होता नहीं एक या दो लोग हैं, कई लोगों के आने के कारण हमारी जिम्मेवारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए सुबह जब आप अपना सैलून खोलें तो आपके सभी औजार, आपके सभी उपकरण, आपके सभी टॉवल्स एकदम साफ से धुले रहें। अब आते हैं हम प्रिकॉशंस पे। बहुत सारी सर्विसेज हम यहाँ पर देते हैं, लेकिन उन सर्विसेज को के लिए जो इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं, टूल्स यूज करते हैं, जो भी प्रक्रिया हम अपनाते हैं, उनको अपनाते समय कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी होंगी। सबसे पहले तो किसी भी उपकरण व औजार के ऊपर दिए गए निर्देशों का पालन अवश्य करें। ध्यान से उन्हें पढ़ें और ध्यान पूर्वक पढ़कर तब उस कार्य को आप उसे उसकी अकॉर्डिंगली आप उन्हें इस्तेमाल करें। नुकीले औजारों को जैसे कैंचियां, चाकू, नेल फाइल्स आदि उन्हें इस प्रकार रखें कि उठाते समय आपको चोट न लगे या आपके घाव न हो जाए।
कैंची का हैंडल हमेशा ऊपर की तरफ ही रखना चाहिए। इसके साथ आप मेकअप करते हैं, मेकअप ब्रशेस पर बहुत सारा मेकअप, लिपस्टिक पाउडर आदि लग जाता है। उन्हें अच्छे से साफ कर उन्हें ढक कर रखें या किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर उनके ऊपर मिट्टी ना पड़ सके। अगर आपके ब्रशेस पर डस्ट लगी होगी तो आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन होना लाजमी है। इसी तरह से बिजली के सारे उपकरणों को, तारों, प्लग इत्यादि को समय समय पर जांचते रहें। अगर आपके प्लग में कहीं से कुछ प्रॉब्लम आपको दिखे, तारों में कुछ तारें कटी हुई दिखे, तो तुरंत आप उनको रिपेयर कराएं। अगर मैं कहूँ तो अति शौकी नहीं होगी कि इतना काफी है व्यवसाय को शुरू करने के लिए, परंतु देखो किसी भी व्यवसाय को शुरू करना बहुत आसान है, परंतु उसे उसी रूप में बनाए रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इन सब ऊपर बताई हुई बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप अपने व्यवसाय में अवश्य सफल होंगे। इसके बाद हमने अपने पार्लर में सारा दिन काम किया, तो उसके बाद बहुत सारी कॉटन, टिश्यू पेपर्स और बहुत सारा सामान वेस्ट होता है। इस वेस्ट का डिस्पोजल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पार्लर में काम करना। दिन के अंत में जब बहुत सारा वेस्ट इकट्ठा हो जाता है तो उसके लिए भी आपको कुछ खास कदम उठाने होंगे। सबसे पहले प्रत्येक सेक्शन में एक एक डस्टबिन होना बहुत जरूरी है जिसमें पॉलिथीन अवश्य लगा हो। हेयर कटिंग के तुरंत बाद कटे बालों को डस्टबिन में डालना आवश्यक है। फर्श पर पड़े कटे बाल बहुत खराब लगते हैं और एक नेगेटिव इंप्रेशन देते हैं। समय समय पर अपने स्पॉन्जेस को चेंज करते रहें क्योंकि गीले होने की वजह से इन पर बैक्टीरिया आ जाता है जिससे स्मेल आने लगती है। और ये स्मेल जब आप उस स्पॉन्ज से अगर आपने क्लाइंट के चेहरे को साफ किया तो वो चाहे आपको कुछ ना बोले पर वो अंदर ही अंदर उससे बहुत बुरा भी लगेगा और शायद वो आगे आने से डरे। यदि किसी दिन सैलून में ज्यादा कस्टमर आ जाएं तो ऐसी स्थिति में डस्टबिन को आप 1 से 2 बार तक भी खाली कर सकते हैं। पार्लर के फर्श को दिन में कम से कम 2 बार फिनाइल या डिटॉल या कोई भी डिसइंफेक्टेंट डालकर 2 बार पोछा लगवाएं। अपने पार्लर में सुगंध का प्रयोग अवश्य करें। ये तो हुई हमारी बातें कि किस प्रकार हमने अपने चार्ट सेक्शन बनाना है, किस प्रकार हमने अपने सामान को अरेंज करना है और किस प्रकार से अपने सारे सामान की देखभाल करनी है और अपने पार्लर को साफ सुथरा रखना है और इसे डिसइंफेक्टेड रखना है। इसके साथ ही हमें बहुत सा सामान परचेज करना पड़ता है ना, टाइम टू टाइम। कभी हमें फेशियल के लिए किट्स चाहिए, कभी कोई सामान खत्म हो गया है, तो साथ साथ जो जो सामान आपका खत्म होता है या आपको नया लेना है उसकी भी आपको एक सूची बनानी होगी। आपने सैलून के रूप में एक व्यवसाय शुरू किया है, अपने सभी सामानों को एक रजिस्टर में लिख कर रखें। इससे आपको अपने व्यवसाय में होने वाले लाभ और हानि के बारे में भी सहायता मिलेगी कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपने जितनी लागत लगाई है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ फायदा हो रहा है या आप अभी लॉस में जा रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने व्यवसाय के मानदंड अपने रख सकते हैं कि आपको किस कॉस्ट का सामान खरीदना चाहिए, किस कॉस्ट से आपको सामान आपको बंद करना पड़ेगा, कौन सी सर्विसेज आपके यहाँ ज्यादा दी जाती हैं, कौन सी सर्विसेज का सामान आपको ज्यादा देना है। सपोज आपने थोड़ा रूरल जगह पर मतलब किसी गांव के आसपास आपके पार्लर खोला है और हो सकता है आपके पास मेकअप का काम आता हो, तो आपने थ्रेडिंग वैक्सिंग का काम ज्यादा आता है तो आप मेकअप के सामान को थोड़ा कम क्वांटिटी में रख लें और वैक्सिंग और ये वाला सामान को आप थोड़ा कम से कम 1 महीने का सामान आप इकट्ठा करके रखें। इससे बार बार की होने वाली परेशानी से भी आप बचेंगे। कभी ऐसा ना हो कि क्लाइंट आपके पास आए और आपको ये कहकर मना करना पड़े कि आपके पास सामान नहीं है, तो वो बहुत ही खराब स्थिति हो जाएगी। वैसे भी जब आप एक रजिस्टर मेंटेन करेंगे, अपने रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तो कभी भी ये शिकायत आपको नहीं आएगी। अपने शिक्षार्थियों को मैं बताना चाहूंगी कि ये सब करने के बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट पहलू है वो है हमारे ग्राहक की देखभाल। कहा जाता है कि क्लाइंट ही आपका विज्ञापन है, क्लाइंट ही आपकी पब्लिसिटी का सोर्स है। अगर आप कोई पब्लिसिटी भी ना करें तो
तो आपका क्लाइंट ही बाहर जाकर आपकी पूरी पब्लिसिटी कर देता है। इसके लिए आपको अपने क्लाइंट के कंफर्ट का पूरा ध्यान अवश्य रखना है। देखिए, यदि आपने बहुत अच्छा एक काम किया तो वो क्लाइंट बाहर जाकर दो चार चार लोगों को जरूर बताएगा कि मैंने वहां से काम कराया था और वहाँ काम बहुत अच्छा होता है। और अगर काम खराब हुआ तो भी वो बाहर जाकर यही बोलेगा कि वहां मत जाना, वहां ये काम खराब होता है। तो आपका विज्ञापन से ज्यादा आपके क्लाइंट का जो मुंह से जो वो बोलेगा वो ज्यादा काम करेगा। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अपने क्लाइंट को कभी भी धोखा ना दें कि आपने कुछ बोला और लगाया कुछ, या आपने प्राइस के मामले में उसको धोखा दिया। पहले कुछ सालों में आपको अपनी बहुत अच्छी छवि तैयार करनी है, उसके लिए बहुत आपको फेयर रहना है। छवि बन जाने के बाद भी आपको फेयर रहना है। बस ये छवि शुरुआत में ये ध्यान रखना होता है ताकि आपके क्लाइंट आपके ऊपर विश्वास कर सके। उनकी सभी प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान से सुनना है। किसी भी प्रॉब्लम को सुनकर आप उनका मजाक ना उड़ाएं। उन्हें सही सलाह दें, वो क्या कराना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है हमारे कस्टमर को नॉलेज नहीं होती है ना। सपोज उसकी ऑयली स्किन है और वो कोई ऐसा फेशियल कराना चाह रहा है जिसमें विटामिन ई की क्रीम यूज हो रही है, तो आप उन्हें तुरंत समझाएं कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं रहेगी, मैं आपको इससे भी बेटर कुछ अच्छी सलाह देती हूँ। इन छोटी छोटी बातों से क्लाइंट के ऊपर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इन सभी सलाह देने के बाद, उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद, क्लाइंट की इच्छा को ही सर्वोपरि रखें। उनकी इच्छा आपकी प्रायोरिटी है। अगर बहुत समझाने पर भी वो अपनी ही बात पर अडिग रहते हैं, तब आप वो बात उन पर डाल के उनकी इच्छा अनुसार ही कार्य करें। ये खास तौर पे थ्रेडिंग करते समय और हेयर कटिंग करते समय इन दो बातों का ध्यान बहुत जरूरी है। कोई क्लाइंट चाहता है कि उनके बाल लंबे हैं, बहुत कम कटिंग करनी है, लेकिन आपने अपने हिसाब से थोड़ी ज्यादा कर दी तो वहां पे गलत प्रभाव पड़ जाता है। कई बार बहस तक की नौबत आ जाती है। तो इस तरीके का कार्य ना करें। अच्छे से क्लाइंट से पूछें और अकॉर्डिंगली उनकी इच्छा को सर्वोपरि मानते हुए अपना काम करें। क्लाइंट के लिए नीट एंड क्लीन ड्रेस, गाउन और टॉवल का प्रयोग करें। हर बार टॉवल और गाउन एक बार प्रयोग होते ही कभी दोबारा उन्हें दूसरे क्लाइंट पर प्रयोग ना करें। तुरंत उन्हें धोने में डाल दें, डिसइंफेक्ट करें। स्वच्छता किसी भी सैलून का पहला और सबसे जरूरी चरण है। पार्लर में आप कुछ पुस्तकें रखें, हल्का सा संगीत चलाएं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट कस्टमर पर पड़ता है। एक्चुअली हर व्यक्ति अपनी किसी न किसी परेशानी से ग्रसित है। यदि सैलून में आकर वो कुछ रिलैक्स महसूस करता है या एंजॉयबल फील करता है, तो ये आपके लिए और आपके काम के लिए बहुत ही अच्छा है। पूरी कोशिश करें कि आपके पार्लर में आए और जो भी व्यक्ति आए वो आपको धन्यवाद देकर जाए। इस तरीके से इन सभी छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। अब इसके बाद आपका कस्टमर भी सेटिस्फाइड हो गया। अब आपको अपने पार्लर को आगे बढ़ाने के लिए नया से नया, हर बार आपका क्लाइंट आए और आप उन्हें कुछ नया सजेस्ट करें, इसके लिए आपको मार्केट सर्वे भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि वही चार चीजें आप 4 साल से 5 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं और वही चलाते जा रहे हैं। क्लाइंट को भी नवीनता की जरूरत होती है, वो भी पुरानी चीजों से बोर हो जाते हैं। तो अपने कार्य की सफलता को बनाए रखने के लिए समय समय पर मार्केट सर्वे करें, वहाँ नए नए प्रोडक्ट की जानकारी लें और उन्हें अपनाएं भी। नई नई टेक्निक्स आ जाती हैं कार्य करने की ना, तो उन सब चीजों को, जिसे सपोज पहले वैक्सिंग होती थी, कपड़े की पट्टियों से वैक्स की जाती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे डिस्पोजेबल स्ट्रिप्स चल रही हैं। तो जो लोग आज भी पट्टियां इस्तेमाल करते हैं, लोगों को उन्हें डर रहता है कि वहां से उन्हें इन्फेक्शन ना लग जाए या उन्हें कोई इस तरीके से चीजें अनहाइजीनिक मानने लगे हैं लोग। तो इसके लिए जैसे ही कोई नई चीज लॉन्च होती है, वो फायदेमंद आपको लगे, आप तुरंत उन्हें अपनाएं। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है सेल्फ हाइजीन। अब अंत में मैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करूंगी, वो है सेल्फ प्रेजेंटेशन। एक डॉक्टर को देखकर, एक टीचर को देखकर आप सहज ही अनुमान लगा लेते हैं कि ये तो डॉक्टर ही होंगे। भीड़ में से हॉस्पिटल में हम डॉक्टर को अलग से पहचान लेते हैं। इसी प्रकार में स्कूल में
करीने से पहनी हुई साड़ी, एक खास अंदाज में चलना, एक खास अंदाज में हेयर स्टाइल बना हुआ, आप तुरंत पहचान लेते हैं कि ये टीचर होंगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने व्यवसाय के अनुरूप वस्त्र पहने होते हैं, अपने व्यवसाय के अनुरूप उन्होंने मेकअप किया होता है। कोई भी एक टीचर, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो शादी में जाने वाली है ना। इसी तरह से डॉक्टर एक नीट एंड क्लीन अपीयरेंस में आपको दिखाई देते हैं, इसीलिए आपको भी एक ब्यूटिशियन की तरह दिखना अनिवार्य है। आइए इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर संक्षेप में बात करते हैं। सबसे पहला और जरूरी काम होता है रोज एक अच्छा स्नान लेना, यानी नहाना ना। किसी भी प्रकार की दुर्गंध आपके शरीर से नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आप डिओड्रेंट का प्रयोग करें नहाने के बाद, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है। यूडिकोलोन आप पानी में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट, इतना पहलू इतना अच्छा है क्योंकि क्लाइंट के आपको बिल्कुल नजदीक होकर काम करना है ना। क्लाइंट से दूर होकर काम नहीं कर सकते, स्पेशली जब आप मेकअप कर रहे हैं, जब आप ब्लीच कर रहे हैं, आप चेहरा साफ कर रहे हैं, पैक साफ कर रहे हैं, इन सभी कामों में आपको क्लाइंट की समीपता होगी। तो उस समय में आपको आपके दांतों के ब्रश आपको दिन में करना बहुत जरूरी है कि आपके मुंह में से किसी प्रकार की कोई खराब दुर्गंध ना आए। हाँ, कई घंटों तक आपको पार्लर में खड़े रहना है, इसके लिए आपको अपनी हेल्थ पर भी विशेष ध्यान देना होगा। ऐसे तो नहीं कि आप थक रहे हैं, आपके चेहरे पर थकावट महसूस हो रही है, आपके पैरों में दर्द हो गया, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आप एक्टिव होकर खड़े नहीं होंगे, एक्टिव होकर अपना काम नहीं कर रहे होंगे। इसके लिए अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, आप योगा करें, एक्सरसाइज करें और सुबह एकदम एक्टिव होकर पहुंचे। The person you are speaking with, अपने हाथ व पैरों की सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। आपके खराब नेल्स और चैप्ड, जिसको बोलते हैं नेल पॉलिश, कहीं लगी है, कहीं नहीं लगी है, इसका आप खास ध्यान रखें। आपकी ड्रेस बहुत कंफर्टेबल होनी चाहिए और इस तरीके से अच्छे से प्रेस की हुई होनी चाहिए जो आपके व्यवसाय के अनुरूप हो। आप उन कपड़ों का चुनाव करें। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप जीन्स पहने या ट्राउजर पहने या सूट पहने, आप कुछ भी पहन सकते हैं, लेकिन आप बस उसमें बहुत कंफर्टेबल हो और एक्टिव फील करें। पार्लर में काम करते हुए आपका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, पिन्स के द्वारा टाइट किया हुआ, अच्छे से बना हुआ होना चाहिए। अगर आपके खुले बाल होंगे और वो आपके चेहरे पर आते हुए होंगे तो आप यकीन माने आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे और बहुत अच्छा नहीं लगेगा वो। तो कोशिश करें अपने बालों को बांध के रखें। बाल आपके अगर आपके बाल सफेद हैं तो तुरंत उन्हें डाई लगा के, कलर लगाकर, इस प्रकार से कि आप बहुत स्मार्ट लुक लगे और हल्का सा मेकअप किया हुआ हो। प्रत्येक कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ खास नियमों को हमें अपनाना पड़ता है। उम्मीद है हमारे पाठ्यक्रम का ये पहला भाग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आगे चलकर जब आप इसे अपने एक व्यवसाय के रूप में अपनाएंगे तो आप इन छोटी छोटी बातों को अपनाकर आपको बहुत सफलता प्राप्त होने वाली है। इसके साथ क्लाइंट्स की केयर और कंफर्ट, सेल्फ हाइजीन, रिकॉर्ड एंड इक्विपमेंट्स को रखना, ये आज के हमारे टॉपिक थे। अपने डिस्पोजेबल जितना भी हमारा वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कैसे करना है, ये हमारे विद्यार्थियों ने सीखा। अपने जो बहुत जरूरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं उनको हमें कैसे इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से उन्हें रखना है, डिसइंफेक्ट करके, उन्हें संभाल कर। ये टूल्स के द्वारा ही हम काम करते हैं। अगर यही नहीं होंगे तो हम अपना काम कैसे करेंगे और किस प्रकार से हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो अपने टूल्स को बहुत संभाल कर रखें और प्रिकॉशंस आपको हर तरीके से रखनी है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रिकॉशंस के लिए आपको बताना चाहूंगी कि जब वैक्सिंग एंड ब्लीचिंग, दो ऐसे काम हैं जहाँ पर आपको प्रिकॉशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। ब्लीच करते समय हम एक केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं
ये केमिकल अमोनिया ब्लीच क्रीम के साथ मिलाया जाता है। इस केमिकल से कभी कभी कुछ लोगों को समस्या हो जाती है, उन्हें जलन होने लगती है और प्रॉब्लम हो जाती है। अगर इस तरीके की कोई समस्या आपके पार्लर में हो जाती है तो आप देखें आपका नाम एक कस्टमर कहाँ तक खराब कर सकता है। और सिर्फ नाम की बात नहीं है, अगर अब किसी की त्वचा को नुकसान पहुंचता है तो इसका दुख आपको भी उतना ही होगा। बहुत ध्यान रखें, ब्लीच करते समय कितना एक्टिवेटर आपको डालना है, कितना आपको अमोनिया का यूज करना है, और कौन सी स्किन सेंसिटिव है उसके लिए कौन सी स्किन का कलर गेहुआ है, कौन सी स्किन का कलर बहुत फेयर है, इन सबका आपको अभ्यास करना है। वैक्स हो गई, वैक्स करते समय भी आपको बहुत सारी आपको सावधानियों की जरूरत है, क्योंकि वैक्स होती है गर्म। आपको हर समय ये ध्यान रखना है कि इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा ना हो जाए कि क्लाइंट की स्किन जल जाए। तो ऑलवेज हमेशा अपने जब आप वैक्स करते हैं हल्का सा अपनी त्वचा पर लगा कर देखें। जब आप ये छोटे छोटे काम तरीके से करेंगे तो आपका क्लाइंट आपके ऊपर बहुत विश्वास कर पाएगा। क्लाइंट की देखभाल के ये सारे जो मुख्य चरण है, इन्हें हमें बहुत ध्यान से पूरा कवर करना है ताकि कहीं भी किसी भी रूप में हमारे क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो। एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, यदि आपसे कोई गलती हो ही जाती है, ऐसा तो नहीं कि कभी गलती नहीं होगी, इंसान है तो इंसान से गलती भी होती है, तुरंत आप अपनी गलती के लिए उनसे माफी मांग सकते हैं। और अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए त्वचा पर, सपोज ब्लीच करते हुए बहुत ज्यादा जलन आ जाए, काले रंग के पैचेज या कोई ऐसी समस्या आ जाए, तो तुरंत घबराए नहीं। आप उनके ऊपर ठंडा पैक लगाकर उसके बाद उन्हें सलाह दें कि वो डॉक्टर के जाके अपनी स्किन को दिखा लें। ऐसा करने से क्लाइंट का आपके ऊपर विश्वास बनेगा। देखो, ट्रस्ट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी सब आपने काम किए, आपने सुंदर पार्लर भी सजा लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो उसके बाद आपने अगर ट्रस्ट नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं आप उसमें पीछे रह जाएंगे। इन छोटी छोटी बातों का आपको खास ख्याल रखना है। अभी ये सारे सेक्शंस की हमने बात की, आज हमने हम रिव्यू लेते हैं, आज हमने क्या क्या इसमें सीखा। हमने अपने सारे एक्टिविटीज के 4 महत्वपूर्ण एरियाज के बारे में बात की। इसमें सबसे पहले था अनावश्यक बालों को हटाना, इसके बाद स्किन केयर थी और मेकअप था। स्किन केयर में डिफरेंट तरह के फेशियल, डिफरेंट प्रकार के क्लीनअप्स आपने देने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सारा सामान वहां पर प्लेस करके रखना है। और मेकअप के लिए एक अलग सेक्शन हमने डिस्कस किया। उस सेक्शन में आपको सारा सामान, मेकअप के विभिन्न प्रकार का सामान रखना है। और उसके साथ ही हेयर कटिंग के लिए, स्टाइलिंग के लिए, शैम्पू के लिए, हेयर डाई। हाँ देखिए, अपने प्रिकॉशंस की हम बात कर रहे थे, तो हेयर डाई जैसे ब्लीच में हम अमोनिया यूज कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से हेयर डाई के अंदर भी कुछ पोषक अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। जिन लोगों को एलर्जी होती है, आप बिल्कुल घबराए नहीं, ना कहना सीखें कि हम आपके कलर नहीं कर सकते क्योंकि आपको इस तरह की एलर्जी है। आप यकीन मानेंगे, इससे आंखों को नुकसान हो सकता है, पूरे उनके चेहरे पर स्वेलिंग हो सकती है, सिर के अंदर उनके जख्म भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक ना कहना भी सीख जाएंगे, ये भी एक प्रोफेशनलिज्म का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमने वो काम आपको नहीं ठीक लग रहा था तो आपने उसके लिए ना कर दी। ये ना आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। तो देखिए, वाकई में ये महामारी का समय है, मैं खुद इस प्रोफेशन में हूँ। तो इस समय में अगर आप, अभी तो काम पार्लर वगैरह सभी बंद है, जब कभी खुलेंगे तब आप लिमिटेड कस्टमर्स के लिए काम करें। और जितनी बार भी आपने एक एक कस्टमर का काम किया, तुरंत अपनी चेयर को, अपनी सभी चीजों को डिसइंफेक्ट करें। ये तभी संभव हो पाएगा जब आप एक लिमिट में 4, 5, 6 जितनी आपको एक लिमिट बनानी है उतने कस्टमर्स का आप काम करेंगे। और अब बहुत जल्द ये सब बीमारी भी देखिए ठीक हो जाएगी और फिर से ये सब काम शुरू होंगे, क्योंकि ये भी एक हमारी डेली की नीड है, इसके बिना भी नहीं रहा जाता। हाँ, डेली देखिए ना, आजकल सभी वर्किंग है और वर्किंग है तो उन्हें प्रेजेंटेबल भी लगना बहुत जरूरी है। तो साथ ही साथ अपनी, और ज्यादा नहीं तो थ्रेडिंग वगैरह का काम तो आपको शुरू करना ही होगा। तो मेरी पूरी उम्मीद है कि कुछ ही समय में ये सब कुछ ठीक होगा और फिर से हम अपने अपने कामों में लगेंगे। तो आप लोग धीरे धीरे ये काम, जिनका अपना पार्लर है,
बहुत साफ सफाई से, अगर आपका ग्रीन जोन है तो आप हल्का फुल्का काम शुरू कर सकते हैं। थ्रेडिंग का हो गया, क्योंकि कुछ लोग इस तकलीफ से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। इसके लिए अपने चारों एरियाज के बारे में आपने जाना, कैसे उन्हें स्टेरलाइज करना है, कैसे अपने पार्लर को साफ सुथरा रखना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स को यूज करते हुए, और किस तरीके से आपने उनका स्टोरेज करना है। वेस्ट का डिस्पोजेबल बहुत महत्वपूर्ण है, वहीं पर बैक्टीरियाज आते हैं और वहीं से कीटाणु पनपते हैं। उसके साथ आपने सीखा अपनी रिकॉर्डिंग करने की, कितना सामान आपने लिया, कितना आपको खरीदना है, साथ ही क्लाइंट का कंफर्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और सर्वोपरि आपकी सेल्फ हाइजीन। तो मेरे ख्याल से हमारे इस पाठ्यक्रम के सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं, और मार्केट सर्वे भी हमारा हो गया। तो ये अगर इन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई शक नहीं है कि आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम करेंगे हमारी शिक्षार्थी।